बीवी की गलती। रागिनी अपने पति राघव का वेट कर रही थी और जब राघव अपने घर आता है तो रागिनी कहती है, आपको पता भी है कल तारीख क्या है? हाँ जानता हूँ, 16 है कल। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे आज मेरे बच्चे को स्कूल में सबके सामने फीस के लिए बुला गया है और एक आप है, आपको कुछ याद ही नहीं रहता। मुझे पैसे दे दीजिए, मैं कल के कल अपने बेटे की फीस भर दूंगी। आपको तो कुछ याद रहता ही नहीं। रागिनी की बात सुनकर राघव उसे पैसे दे देता है और अगले दिन रागिनी अपने बेटे की फीस भर देती है। रागिनी अपने कमरे में बैठकर आराम कर रही थी, तभी वहां उसकी देवरानी निशा आती है और अपनी जिठानी को इस तरह आराम करता देख कहती है, दीदी बाहर साड़ी वाला आया है, चलो ना चलकर देखते हैं, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां हैं। अच्छा ऐसा है, चलो चलकर देखते हैं। निशा की बात सुनकर रागिनी उसके साथ अपने घर के बाहर जाती है, जहां उसको सच में साड़ियां काफी पसंद आती हैं, पर उसके पास पैसे ना होने की वजह से वो साड़ी नहीं लेती। लेकिन निशा वो साड़ी ले लेती है और घर में जाने के बाद कहती है, क्या दीदी आपने वो साड़ी क्यों नहीं ली? कितनी अच्छी और सस्ती साड़ी थी और आपके ऊपर जचती भी थी बहुत। निशा एक्चुअली मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, इसलिए मैंने साड़ी नहीं ली। अब शाम को वो आएंगे तो उनसे पैसे लूंगी और फिर वो साड़ी खरीदूंगी। दीदी जेठ जी एक बिजनेसमैन है और आप उनकी वाइफ। एक बिजनेसमैन की बीवी होने के बाद भी आपके पास पैसे नहीं है? आप अपना खर्चा चलाती कैसे हो? चलो मान लिया कि आपको आज साड़ी लेनी थी, पैसे नहीं थे इसलिए आपने पैसे नहीं लिए, पर अगर भगवान न करे अगर घर में कोई इमरजेंसी हो तो आप किससे पैसे लोगी? हाँ निशा तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर मुझे ना कभी पैसों की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे जरूरत नहीं पड़ी तो क्या हुआ? आपको नहीं लगता कि आपके पास पैसे होने चाहिए? मुझे ही देख लो, भले ये शहर के बाहर रहते हो पर समय समय पर मुझे पैसे भेजते रहते। आप तो इस घर की बड़ी हैं, घर की जिम्मेदारियां आपके सर पर है और भैया तो अक्सर बाहर रहते हैं। निशा की बात सही थी, अगर रागिनी उसको सही तरीके से लेती तो। शाम को जब राघव घर आता है तो रागिनी राघव से गुस्से में बात करती है, आ गए घर? हाथ मुंह धो लो, खाना लगा देती हूँ। रागिनी आज ऑफिस मीटिंग थी, मैं वहीं से खाकर आया हूँ। अरे वाह, ये सही है आपका, जब मन करे आप बाहर से खा लेते हो, पर एक मैं हूँ जो बाहर का खाना खाना तो क्या देखती तक नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं रहते, कुछ भी लेना हो तो देवरानी से लेने पड़ते हैं। अरे रागिनी तुम्हें हुआ क्या है? तुम इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है क्या? मना नहीं किया, लेकिन कुछ लेने के लिए पैसे भी तो नहीं दिए ना। बार बार आपके पास पैसे मांगने आना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा भी एक अकाउंट ओपन करवा दो ताकि उसमें पैसे रहे और मुझे आपसे बार बार पैसे ना मांगने पड़े। अरे दूसरे अकाउंट की जरूरत नहीं है तुम्हें। हाँ हाँ सही कह रहे हो आप, मुझे क्या ही जरूरत है। अरे कुछ सीखो अपने भाई से जो हर महीने निशा को पैसे भेजता रहता है। रागिनी ये तुम क्या बोले जा रही हो? अरे मेरी बात तो सुन लो। मैं दूसरा अकाउंट ओपन करवाने से इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जॉइंट अकाउंट करवाना चाहता हूँ, ताकि तुम्हें जब भी जितने भी पैसों की जरूरत हो तुम अकाउंट से निकाल लो। अब राघव की बात सुनकर रागिनी चुप हो जाती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अगले दिन राघव अपने अकाउंट में ही उसका जॉइंट अकाउंट करवा देता है। ये देखकर रागिनी ये खबर अपनी देवरानी को देने जाती है। निशा, ओ निशा। क्या हुआ दीदी? तू मुझे कह रही थी ना तेरे जेठ जी मुझे पैसा नहीं देते, देख आज उन्होंने अपने अकाउंट के साथ ही मेरा अकाउंट ज्वाइन करवा लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, अब मैं भी बिना सोचे समझे पैसे खर्च करूंगी, वो भी अपने ऊपर। बात रौब दिखाती थी ना मुझे, मेरा पति ये करता है, इतने पैसे देता है, मैं ये लेकर आई वो लेकर आई। अब बताती हूँ कि किसका पति कितना कमाता है। हाँ भाभी, ये तो सच में बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं वो साड़ी नहीं ले पाई, इसलिए अगर हम दोनों आज किसी अच्छी सी दुकान पर चले और बढ़िया सी साड़ी ले ले तो कैसा रहेगा? हाँ हाँ दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए कब चलना है? शाम को चलते। रागिनी अपनी बात खत्म करके अपने कमरे में चली जाती है और शाम को एक बार फिर वो साड़ी की दुकान पर जाती है और दुकानदार को अच्छी और महंगी साड़ी दिखाने को कहती है। भैया अच्छी सी अच्छी साड़ी दिखाना आप। बहन जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको अपनी दुकान की सबसे अच्छी साड़ी दिखाऊंगा। भैया अच्छी तो दिखाना, पर थोड़ा बजट वाली साड़ी दिखाना। अरे ऐसे कैसे बजट वाली साड़ी दिखाना? भैया आप महंगी से महंगी साड़ी दिखाइए, कोई बात नहीं। पर भाभी साड़ी पर पैसे खर्च करना सही नहीं है, और अगर साड़ी महंगी वाली लेनी भी है तो सही रेट में लेंगे ना हम। निशा पैसे किसके लगेंगे, तेरे या मेरे?
रागिनी की ये बात सुनकर निशा चुप हो जाती है। वहीं जब दुकानदार भी महंगी से महंगी साड़ियां रागिनी को दिखाने लगता है, ये देखकर निशा खुद से कहती है, अच्छा तो अब ये मुझे अपने पैसों का घमंड दिखा रही है। कोई बात नहीं दीदी, आप मुझे पैसों का धौंस दिखाओगी ना तो मैं भी आपसे कम नहीं हूँ। अब आप देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। दीदी उधर देखो, वो जो डमी पर साड़ी है कितनी अच्छी है, आप उस साड़ी का प्राइस पूछिए ना। मानना पड़ेगा निशा, तुम्हारी पसंद सच में अच्छी है। भैया वो डमी वाली साड़ी दिखाना। रागिनी के कहने पर दुकानदार उसको दुकान की सबसे महंगी साड़ी दिखा देता है। ये साड़ी सच में बहुत सुंदर लग रही है। इस साड़ी को पैक कर दीजिए। 10,000 की साड़ी है, पैक कर दूं भाभी जी? 10,000? इतनी महंगी साड़ी, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझ पर गुस्सा करे। अरे हमारी दीदी के लिए तो ये मामूली सी रकम है, क्यों दीदी? अब हाँ, ये कोई बड़ी रकम थोड़ी ना है, पैक कर दो इसको। रागिनी उस साड़ी को खरीदकर घर चली जाती है। रात को जब राघव घर आता है तो वो रागिनी पर भड़कते हुए कहता है, रागिनी तुम्हारा दिमाग घास चरने तो नहीं गया? क्यों, क्या हुआ? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? अरे तुमने ऐसा भी क्या खरीद लिया जो आज की डेट में तुमने 10,000 रुपये खर्च भी कर दिए? अब वो मुझे ना एक साड़ी बहुत पसंद आ गई थी जो थोड़ी कॉस्टली थी, पर मेरा ना बहुत मन था क्योंकि आप तो मुझे कभी कोई साड़ी लाकर देते नहीं हो, तो मैंने वो खरीद ली। क्या 10,000 की तुमने साड़ी खरीदी? अरे तुम्हारे दिमाग में दिमाग की जगह भूसा भरा है क्या? रागिनी राघव की बात का जवाब नहीं देती और चुपचाप सोने चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ रागिनी अपनी देवरानी को जलाने के लिए आए दिन कोई ना कोई महंगी चीजें लेती रहती। तो वहीं निशा भी कम नहीं थी, वो अपनी जिठानी को सामान लेने का बढ़ावा देती रहती। और ऐसे ही एक दिन निशा अपनी जिठानी के पास आती है। दीदी अब तो आए दिन आप कुछ न कुछ खरीदती रहती हैं, मैं सोच रही थी क्यों ना इस बार आप बेडशीट खरीद ले। वो कहना घर की सभी बेडशीट गंदी हो रही है और बेडशीट के साथ साथ सोफे की कवर पर्दे सब भी तो खराब हो रहे हैं। बस इतनी सी बात। अरे अब तुम देखो, अब इस घर में सोफे कवर बेडशीट पर्दे सब कुछ नया आ जाएगा। इतना बोलकर रागिनी निशा के साथ बाजार जाती है और एक बार फिर महंगा खर्चा करके आती है और एक बार फिर राघव और रागिनी की लड़ाई हो जाती है। रागिनी मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे लोगों को सैलरी भी देनी पड़ती है और एक तुम हो कि हर समय पैसों की बर्बादी करती रहती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो? अच्छा तो अब तुम मुझे पैसों के लिए लड़ोगे? अरे जब तुम पैसे खर्च करते हो तो कुछ नहीं, और अगर मैंने थोड़े से पैसे क्या खर्च कर दिए, तुमने घर को सर पर उठा लिया। क्यों? यही तो दिक्कत है कि तुम थोड़े पैसे खर्च नहीं करती, तुम दिन का 5-10 हजार रुपया खर्च देती हो। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारा अकाउंट ज्वाइन करवाया। अगर मैंने तुम्हारा अलग अकाउंट ओपन करवाया होता तो तुम इतने पैसे खर्च करती ही नहीं। हाँ तो गलती की है तो भुगतो अब। राघव रागिनी को समझाने की लाख कोशिश करता है पर रागिनी नहीं समझती और सो जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन रागिनी अपनी देवरानी निशा से कहती है, निशा आज ना मुझे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। बोलिए ना दीदी, क्या हेल्प करूं? वो आज अपने घर में किटी पार्टी है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना उस किटी पार्टी को तुम भी ज्वाइन कर लो। दीदी मैं तो इस किटी पार्टी को ज्वाइन कर लेती पर मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, मैं किटी पार्टी में पैसे नहीं मिला सकती, इसलिए आप एंजॉय कीजिए। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं आपको ला कर दे दूंगी। ओफो निशा, तुम पैसों की इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अरे तुम्हारी जिठानी जब तक जिंदा है तब तक तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देगी। तुम्हें बस तैयार होकर हमारी पार्टी में आना है, बाकी सारी चीजें मैं खुद हैंडल कर लूंगी। रागिनी की बात सुनकर निशा कुछ बोलती नहीं और उसके कहे अनुसार शाम को तैयार होकर पार्टी एंजॉय करने लगती है। कुछ देर बाद राघव घर आता है जहां वो देखता है कि उसके घर में किटी पार्टी हो रही है। ये देखकर राघव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, पर क्योंकि उसके घर में गेस्ट आए हुए थे इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। अपने पति को गुस्से में देखकर रागिनी इस किटी पार्टी को यहीं रोक देती है और राघव के पास जाती है। राघव जी खाना खा लीजिए ना। खाने का मन नहीं है, जाओ तुम अपनी पार्टी को एंजॉय करो। पार्टी तो खत्म हो गई है, चलिए ना चलकर कुछ खा लीजिए ना प्लीज। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे पर चिल्ला क्यों रहे हो आप? और अगर मैं छोटी सी पार्टी करके खुश क्या हो जाती हूँ, आप मुझ पर भड़कते ही लगते हो। भड़को नहीं तो और क्या करो? तुम्हें पता भी है अभी मेरा बिजनेस कितना घाटे में जा रहा है। पर तुम्हें इससे क्या मतलब?
तुम्हें तो बस खुद से और खुद की खुशी से मतलब है। राघव अपनी बात बोलकर वहां से चला जाता है। इस तरह अब आए दिन राघव और रागिनी के बीच में कोई ना कोई कलेश होता ही रहता। ऐसे ही एक दिन रागिनी हॉल में बैठी थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। रागिनी दरवाजा खोलती है तो वो कुछ लोगों को खुद के सामने देखती है। जी, आप कौन? मैं मोहित मैडम, क्या मैं आपसे आधे घंटे के लिए बात कर सकता हूँ? जी कहिए। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? साथ ही ये भी बताइएगा कि घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? मैं रागिनी, मैं यहाँ अपनी देवरानी और पति के साथ रहती हूँ। नमस्कार रागिनी जी, मैं आपको बता दूं कि मैं पैसा फेंक तमाशा देख से आया हूँ। ये एक तरह का फंड है जो... फंड? मैंने अक्सर सुना है कि फंड में बहुत फायदा होता है। अब आप एक काम कीजिए ना, आप अंदर आ जाइए, उसके बाद अच्छे से समझाइए। रागिनी उन लोगों को अंदर बुला लेती है और अपनी देवरानी को आवाज लगाती है। निशा, निशा जरा 5-6 कप चाय तो रख देना। रागिनी की आवाज सुनकर निशा चाय लाती है और वहीं बैठ जाती है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि हम पैसा फेंक तमाशा देख से आए हैं। ये एक तरह का फंड होता है। अगर आप इसमें अपना पैसा लगाते हैं तो आपको उसका 2 गुना पैसा मिलेगा। और अगर हमारा पैसा डूब गया तो? जी नहीं मैडम, आपका पैसा नहीं डूबेगा, क्योंकि ये गारंटेड है। आपका निवेश किया गया पैसा डूब ही नहीं सकता। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम आपको रिव्यू भी दिखा सकते हैं। जी दिखाइए ना। रागिनी की बात सुनकर मोहित अपने फोन में कुछ फोटोज और वीडियो दिखाता है, जिससे साफ जाहिर होता है कि वो फ्रॉड नहीं है। उनके रिव्यू देखकर रागिनी खुश हो जाती है और इस फंड में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि जैसे मैंने लाखों में इस फंड में निवेश किया तो मुझे कितना मिलेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा लगा रही है। मान लीजिए आप 1 लाख रुपया इस फंड में हर महीने डालती है तो आपको साल का 18 लाख रुपया मिलेगा। 5 लाख रुपया आपको ब्याज के तौर पर मिलेंगे। तो बताइए आप कितने तक का निवेश करना चाहती हैं? आपने हमें इतने अच्छे से समझाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन हम अपना पैसा निवेश नहीं करना चाहते। आप जा सकते हैं। अरे निशा, ये तुम क्या कह रही हो? अब आप मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, हम अभी डिस्कस करके आते हैं। इतना बोलकर रागिनी निशा को साइड में ले जाती है। निशा, तुम्हें पता भी है हम हमारे पैसे का इस फंड के जरिए 2 गुना कर सकते हैं। तुम क्यों मना कर रही हो? नहीं दीदी, मैं इस फंड में पैसे नहीं लगाऊंगी, और मैं तो आपको भी यही कहूंगी कि आप भी इस फालतू की चीज में पैसे मत लगाओ। क्या पता ये फ्रॉड हो। अरे उसने सबूत तो दे दिया कि वो फ्रॉड नहीं है। नहीं दीदी, मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं इसमें लगाऊं। माफ करना, पर फालतू की चीज में मैं अपना पैसा नहीं लगा सकती। ठीक है, मत लगा। और अगर बाद में मेरे पैसे 2 गुने होकर आ गए ना तो कहना मत, दीदी अब सही कह रही थी। हाँ हाँ, नहीं कहूंगी। निशा तो इस फंड में अपने पैसे नहीं लगाती, पर पैसे 2 गुने होने के लालच में रागिनी पूरे 5 लाख रुपए का निवेश इस फंड में कर देती है। और कुछ देर बाद वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं। आज राघव घर जल्दी आ जाता है और उसको घर जल्दी आता देख रागिनी उससे कहती है, राघव जी, आज आप इतनी जल्दी आ गए। राघव बात करने से पहले उसको जोरदार तमाचा मारता है। उसके थप्पड़ की आवाज इतनी तेज गूंजती है कि निशा भी अपने कमरे से बाहर आ जाती है और अपने जेठ को इतने गुस्से में देखकर पूछती है, जेठ जी क्या हो गया? आपने दीदी पर हाथ क्यों उठाया? इसका दिमाग खराब हो गया है। इसको सब पता है कि अभी मेरा बिजनेस डाउनफॉल में जा रहा है, उसके बाद भी ये गलतियों पर गलतियां करती रही। मैं बार बार इसको मना करता रहा कि नहीं रागिनी, इतने खर्चे नहीं करने, अभी मुझे लोगों को सैलरी भी देनी है, लेकिन ये नहीं मानी। और आज देखो, इसने मेरे अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल कर न जाने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, उन पैसों को मैंने अच्छी चीज में ही लगाया है। अच्छा, ऐसी कौन सी अच्छी चीज है जिसमें तुमने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए? रागिनी अब राघव को सारी बात बताती है, जिसके बाद राघव खुद के सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप इस तरह क्यों बैठ गए? तुम्हें पता भी है तुमने जिसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो फ्रॉड है। इतना बोलकर राघव अब उसको अपने फोन में कुछ न्यूज दिखाता है, जिसमें ये साफ जाहिर हो रहा था कि पैसा फेंक तमाशा देख फ्रॉड है। ये देखकर मानो रागिनी को एक झटका लग जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? बिना जांच पड़ताल किए 5 लाख रुपए लगा दिए। इसीलिए बोलता था मैं तुम्हें, फालतू फिजूल खर्ची मत करो, लेकिन तुम्हें मेरी सुननी का है। कर दिया ना सब सत्यानाश। मुझे माफ कर दीजिए राघव जी, मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि... क्या करूं तुम्हारे सॉरी का? अरे मैं लोगों की सैलरी कहां से दूं बताओ?
है तुम्हारे पास पैसा? वो पैसा मैंने बिजनेस में लगाने के लिए बचाया था। पर राघव गुस्से में अपने कमरे के अंदर जाता है और रागिनी के गहने निकाल कर बेच देता है और उसके गहने से जो पैसे आते हैं उससे सबको सैलरी देकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। राघव के इतने बड़े फैसले और अपनी इतनी बड़ी गलती से अब रागिनी को ये समझ में आ गया था कि कभी किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो नुकसान खुद का ही होता है। रागिनी ने सिर्फ दिखावे के पीछे ही अपना नुकसान कर दिया था, जिससे अब उसको अकल आ जाती है और फिर वो कभी दिखावा नहीं करती।